तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन नंबर थ्योरी में। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस। तो इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में थोड़ा सा बताया था कि लीनियर इक्वेशन है। सपोज मैं ऐसे ही मान लेता हूँ 2x + 3y = 8 मान लेता हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर x और y इंटीजर हों तो क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, अगर पॉसिबल है तो क्या सॉल्यूशन यूनिक है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं इन जनरल ax + by = c मान लेता हूँ और एक थ्योरम पहले मैं आपको कराता हूँ कि आखिर किस कंडीशन में लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी दिया था और आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था उसका। मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी फिल्म हॉल में 100 सीटें हैं, एक आदमी का किराया 5 रुपये है, एक महिला का किराया 1 ही रुपया है और एक बच्चे का किराया 5 पैसा है। ये पैसे में गड़बड़ा है कई बच्चे। तो आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करना है कि टोटल किराया भी 100 रुपया हो जाए, 100 सीटें भी भर जाएं, तो फिर कितने पुरुष, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे। तो ये लीनियर डायफेंटाइन का एक बढ़िया एग्जाम्पल था जिसमें यूनिट सॉल्यूशन आता है। 19 आपके पास पुरुष थे तो 19 पुरुषों की वजह से आपका किराया 95 रुपया हो गया। एक महिला तो 96 हो गया किराया और सीटें भर गई 20। अब इसके बाद आपको 80 बच्चों को बैठा देना है और 5 पैसा एक बच्चे का किराया है। अब आप खुद ही समझिएगा। तो आप समझ ही होंगे कि अरे भाई 80 बच्चों को बैठा के 4 ही रुपया मिलना है। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल था, लेकिन ये ट्रायल एंड एरर से सॉल्व हुआ है। ट्रायल एंड एरर समझते होंगे कि मतलब तुक्के, इसको ऐसा मान लेते हैं, इसको वैसा मान लेते हैं, हम सोच रहे हैं क्या कोई प्रॉपर मेथड भी होता होगा। तो डायफेंटाइस के बारे में गूगल पे जाइएगा, काफी महान मैथमेटिशियन हैं, उनके नाम पर है ये रिजल्ट। तो पहले उस रिजल्ट को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये थ्योरम है, थ्योरम बहुत अच्छी है। एवरी लीनियर इक्वेशन ax + by = c has solution if and only if कंडीशन है ये GCD of a and b divides c। यहां पर सॉल्यूशन से मतलब बच्चों एबीसी इंटीजर होंगे और सॉल्यूशन से मतलब भी इंटीजर सॉल्यूशन की बात हो रही है। अगर ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का होता तो स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा ही होते, फिर कुछ प्रूफ करने जैसा है नहीं। तो मैंने कह तो दिया कुछ प्रूफ करने जैसा नहीं होता रियल में, लेकिन क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? अब हमें यह प्रूफ करना है कि अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन है आपके पास ax + by = c और उसका सॉल्यूशन है, तो हमेशा ये तभी होगा जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करेगा। कन्वर्सली जब कभी भी a और b का जीसीडी c को डिवाइड करेगा तो ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये प्रूफ करना है। अगर चलो प्रूफ होता रहेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं जो मैंने यहां पर इक्वेशन ऊपर लिखी थी अभी 2x + 3y = 8, इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? सर होगा। अच्छा,
तो नॉर्मली जीसीडी का मतलब यहाँ रिलेटिवली प्राइम ना हो तो अच्छा है, ऐसी स्थिति आएगी। तो देखते हैं, जीसीडी से मतलब नॉन ट्रिवियल, वो 1 तो रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। पहले मैं करा लेता हूँ, फिर बेहतर है 1-2 सवाल कराना ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सपोज x इक्वल टू x नॉट एंड y इक्वल टू y नॉट। भाई इस तरह से अगर लोग ज्वाइन करते रहेंगे कैसे चलेगा? सपोज x इक्वल टू x नॉट एंड y इक्वल टू y नॉट be a solution of ax plus by equal to c। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो भाई सॉल्यूशन है तो बच्चों ये सेटिस्फाई करेंगे ax नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू सी। ये आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है इधर वाला कि जीसीडी ऑफ ए बी सी को डिवाइड करता है। तो ए और बी के जीसीडी को कुछ मान लेते हैं। लेट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू डी। तो इसका मतलब हुआ कि जो डी है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी किसको डिवाइड करेगा? बी को भी। ना क्लियर है? यस सर। अच्छा, डी डी बच्चों ए को डिवाइड करेगा तो डी डिवाइड्स ए एक्स नॉट भी सही है एंड डी डिवाइड्स बी वाई नॉट भी सही है, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट भी इंटीजर ही होने हैं। दिस इंप्लाइज डी डिवाइड्स ए एक्स नॉट प्लस, जब डी इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है, हम जानते हैं। तो डी इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन पहली इक्वेशन बता रही है कि ये चीज सी है, तो इसलिए क्या प्रूफ हो गया? डी डिवाइड्स सी प्रूफ हो गया। बहुत छोटा आंसर है। क्या क्लास में जितने लोग हैं सभी को क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब ओनली इफ पार्ट करते हैं। ये इफ पार्ट था। ओनली इफ पार्ट। सपोज जीसीडी ऑफ ए बी डी, और ऐसा है कि जो डी है वो सी को डिवाइड कर रहा है, ये मान के चलते हैं। तो प्रूफ करना है कि कोई सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर आप जीसीडी डी मानते हैं तो याद होगा आप लोगों को, आपको 2 एक्स और वाई ऐसे मिल जाएंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। एज जीसीडी ऑफ ए बी डी है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स, और ये यूनिट भी नहीं थे, 2 इंटीजर्स। अभी हम इन्हें x1 y1 मान लेते हैं, सच दैट ax1 प्लस by1 इक्वल टू डी। ये मान लिया। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a अपॉन डी x1 प्लस b अपॉन डी y1 इक्वल टू 1। ऐसा लिखा जा सकता है। सॉरी, ए अपॉन ना, ए अपॉन, ठीक है। मुझे राइट साइड में सी लाना है, तो मैं सी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ए सी अपॉन डी x1 प्लस बी सी अपॉन डी y1 इक्वल टू सी। ये भी समझ में आया होगा? यस सर। यस सर।
अच्छा, इस बार आपको जो गिवन है वो ये है कि डी डिवाइड सी है, ये आपने सबसे ऊपर राइट में देखिएगा। इस बार आप ये लेके चल रहे हैं कि डी जो है वो सी को डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि सी जो होगा वो डी इंटू सम इंटीजर, सपोज S1 मान लो, S1 इंटीजर होगा कोई, ऐसा लिख सकते हैं। सभी बच्चे सहमत हैं? यस सर। Yes, sir. तो रख दीजिए लेफ्ट साइड में। सो ए सी इंटीजर डी S1 on D X1 plus B C इंटीजर डी S1 upon D Y1 इक्वल टू C, D कट जाएगा, A S1 X1 B S1 Y1 इक्वल टू C, ऐसा ले सकते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। आप ये S1 X1 को इंटीजर है X1 नॉट मान लीजिए, और X1 Y1 को Y नॉट मान लीजिए। तो AX नॉट प्लस BY नॉट इक्वल टू C। दिस implies X नॉट एंड Y नॉट satisfy AX plus BY equal to C. This implies X equal to X naught and Y equal to Y naught are solution of AX plus BY equal to C. और ये तब पॉसिबल हुआ जब जो A और B का GCD है वो C को डिवाइड करता है। सभी लोगों को समझ में आया होगा? यस सर। अच्छा, तो अब यहां से एक सवाल उठता है, नोट करके मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। थोड़ा हम अनऑफिशियल वे में समझ रहे हैं कि भाई AX प्लस BY इक्वल टू C है, ठीक है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि A और B का जो GCD आ रहा है वो C को डिवाइड कर रहा है, तो सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो फिर क्या ये यूनिट सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन एक से ज्यादा होंगे? अगर वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे तो वो सॉल्यूशन मिलेंगे कैसे? दूसरी बात, इस तरह के इक्वेशन जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस में पढ़ते हैं तो आपने गौर किया होगा लीनियर इक्वेशंस में या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इन जनरल, और अगर दूसरा या तो यूनिट सॉल्यूशन होता था या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। आपको याद है ऐसा? यस सर। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ये सॉल्यूशन मिल रहा है, 2 सॉल्यूशन मिले, फिर 3 मिले और बाकी नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या तो एक ही होगा, मैं फिर कह रहा हूं, या तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेंगे, क्योंकि जो 2 सॉल्यूशन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन तो फिर इनफाइनाइट दे देगा एक साथ ही। लेकिन बच्चों जो लीनियर अलजेब्रा में सही है वो नंबर थ्योरी में सही हो जरूरी नहीं है। लीनियर अलजेब्रा में आप लोग जब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो वो रियल या कॉम्प्लेक्स लेते हैं। बेसिकली वो कहीं ना कहीं पूरे रियल नंबर पे काम कर रहे हैं। आप यहां पर आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, इंटीजर्स में काम कर रहे हैं या नेचुरल नंबर में। तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली बात नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन हो, ऐसा भी हो सकता है 2 सॉल्यूशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि 5 सॉल्यूशन मिले। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हैं आपको कि यहाँ फिक्स नंबर सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। सभी लोग इस बात को समझ पाए? यस सर। तो मैं इस बात को लिखा भी देता हूं यहां पर, इट मे बी पॉसिबल
दैट ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 हैज ओनली वन सॉल्यूशन और ओनली टू सॉल्यूशंस एटसेट्रा, इसी तरह से। देन तो फिर आपको एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे में। तो भाई कभी एक ही सॉल्यूशन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन एटसेट्रा ही जो एंड सो ऑन भी कर सकते हैं, मतलब 3 भी हो सकते हैं। और फाइनाइट सॉल्यूशन नॉर्मली हमें इनफाइनाइट नहीं मिलते हैं। तो फिर अब जो बाकी सॉल्यूशन है वो मिलेंगे कैसे? तो उसके लिए फिर एक हम लोग कर लेते हैं थ्योरम, द लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन ax plus by equal to c has a solution if and only if GCD of AB डिवाइड C। ये पहला पार्ट था, ये हम कर चुके हैं। तो ये जनरल थ्योरम है। इफ x नॉट y नॉट कोई एक सॉल्यूशन अगर आपको मिला इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कर देते हैं, then all other solutions are given by x equal to x naught plus b upon d times t and y equal to y naught minus a upon d times t, where d का मतलब है GCD ऑफ AB और जो t है वो कोई इंटीजर है। ये जनरल थ्योरम है बच्चों। मैंने क्या किया, इस थ्योरम के दो हिस्से किए, ऊपर वाला पार्ट पहले अलग से प्रूव करवा लिया, क्या पता उतना ही पूछ ले कोई। अब मैं केवल नीचे वाले पार्ट को प्रूव करूंगा इससे। आप लोगों को रिजल्ट समझ में आया थोड़ा सा? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, उसके सॉल्यूशन अगर आप हैं, मान लो एक सॉल्यूशन मिला तो बाकी सॉल्यूशन इससे मिलेंगे आपको, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, क्योंकि b आपके पास नंबर होगा, d भी नंबर होगा, तो b अपॉन डी और a अपॉन डी नंबर होंगे आपके पास। x नॉट y नॉट पहले ही आप ढूंढ चुके होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो बाकी सॉल्यूशन में फिर t केवल रहेगी, t इंटीजर आप चॉइस देख देख के भरेंगे फिर बात कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, कोई सवाल देखने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, ये है मेरे पास, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? कोई सॉल्यूशन? x equal to 3, y equal x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1. 3, तो फिर वही 6 हो जाएगा। 2 करोगे तो ये भी 6, तो 12 कर लो, कोई बात नहीं। लो आपने कहा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, इसको मैं x नॉट y नॉट मान सकता हूँ एक सॉल्यूशन।
Yes, sir. तो बाकी सॉल्यूशन एच नॉट आपके पास ये था, एच इक्वल टू एच नॉट प्लस बी अपॉन डी टी, एच नॉट प्लस बी अपॉन डी। जी सर, नमस्कार सर जी। आप कहाँ पर हैं? अच्छा, थोड़ा बाहर को आइए, मैं भी सामने ही हूँ। तो एक्स इक्वल टू 3 प्लस 3t, वाई इक्वल टू 2 प्लस 2t, टी इंटीजर। कोई और सोचिए तो आप लोग, क्या कोई और सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचिएगा। हाँ बच्चों, कुछ हो पा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं अभी इस पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। फिर आगे हम पहले थ्योरम करा लूं मैं। Yes, sir. हेलो, मतलब यह है कि एक Yes, sir. हाँ, बट इसमें यह है कि एक रिजल्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर होगा। और रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले तो ये कंडीशन देखनी है। मिलेगा एक तो बाकी कैसे मिलेंगे, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हो जाएगा, वो परेशान मत होइए, बहुत आसान तरीका है जिससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी आपको। तो मैं ये लिख भी देता हूं, वी शैल प्रूव ओनली सेकेंड पार्ट। ऐसा क्यों लिखा? So because first part is already proved. वो हम पहले कर चुके हैं भाई, तो ठीक है। हम मान के चल रहे हैं बच्चों, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। लेट हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं, इट्स नॉट वाई नॉट बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन of ax plus by equal to c, that is ax naught plus by not equal to c। ये हम लोग कई बार ले चुके हैं, ठीक। कोई एक सॉल्यूशन x डैश y डैश मान लेते हैं। सपोज
x dash y dash be another solution of ax plus by equal to c. तो फिर ax dash plus by dash equal to c, आपके पास ये भी होगा। हमने ये तो मान लिया। तो भाई हमें x डैश y डैश और x नॉट y नॉट में रिलेशनशिप भी तो लानी है। ये बात समझ रहे हैं? Yes, sir. आपको करना क्या है फिर, आपको ये जो नया सॉल्यूशन होगा और जो पहला सॉल्यूशन मिला आपको, उनमें क्या रिलेशन मिल रहा है यही ढूंढना है। 1 और 2 से आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं पहले तो, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं। 1 and 2 we observe ax naught plus by naught equal to ax dash plus by dash। तो a कॉमन ले लेते हैं, x नॉट माइनस x डैश, b ले लेते हैं भाई, तो यहाँ y डैश माइनस y नॉट आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। लेट जीसीडी ऑफ ए बी हम डी मान रहे हैं। इसका मतलब है आपको दो इंटीजर मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स। अब इस बार हम एक्स वाई नहीं लेते, उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। यू एंड बी ले लेते हैं, सच दैट क्या होगा। जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, डी डिवाइड्स ए implies a equal to d into u, d divides b implies b equal to d into v। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल्सो जो u भी आप हमेशा ऐसे लेते हैं, उनका अपना जीसीडी कितना आता है जब भी आप लें, वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो ये आपके पास a और b है, तो a और b की ये वैल्यू जो आपने अभी निकाली है ये वाली, ये आप यहां पर ऊपर थर्ड में रख दीजिए। फ्रॉम 3 a चीजें ऊपर रख दीजिए, du टाइम्स x नॉट माइनस x डैश dv टाइम्स y डैश माइनस y नॉट। d हट जाएगा आपको, तो आपको मिलेगा u टाइम्स x नॉट माइनस x डैश v टाइम्स y डैश माइनस y नॉट। आप इसे फोर्थ में ऐसा कर लीजिए। तो फिर एक बात देखिए, क्या v राइट हैंड साइड को डिवाइड कर पा रहा है? v राइट साइड को डिवाइड कर सकता है? No, sir. क्यों? इसमें अपॉन v तो लिखूंगा क्योंकि GCD of U नहीं v हो जाएगा सर। अरे भाई y डैश माइनस y नॉट अपॉन v करूंगा तो v से v कट जाएगा ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. सिंस मैं ये कह रहा हूं v डिवाइड्स v टाइम्स y डैश माइनस y नॉट, तो ये क्या चीज बता रहा है कि v डिवाइड्स u टाइम्स x नॉट माइनस x डैश। इसका मतलब है v डिवाइड्स x नॉट माइनस x डैश। क्यों? जरा इसे देखो तो यहाँ ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, u और v रिलेटिवली प्राइम है ना। जीसीडी 1 आता है दो नंबरों का, तो वो क्या होते हैं? So relatively prime. तो रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो क्या v u को डिवाइड कर सकता है? No, sir. अगर v u को डिवाइड कर पाता तो जीसीडी v आ जाता फिर।
तो वी यू को डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर श्योर है कि वी एक्स नॉट माइनस एक्स डैश को ही करेगा। ये यहाँ पर जीसीडी ऑफ यू भी 1 है भाई, इसलिए वी यू को नहीं कर सकता। हो गया ये? तो आप ऐसा अगर आपको मिल रहा है एक्स नॉट माइनस एक्स डैश या बी डिवाइड्स एक्स डैश माइनस एक्स नॉट, एक ही बात है, वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो बी माइनस ए को भी करेगा। तो फिर इसका मतलब एक्स डैश माइनस एक्स नॉट कैसे लिख सकते हैं आप? वी इंटू टी, टी कोई इंटीजर होगा, ठीक है? Yes, sir. तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी या एक्स नॉट प्लस वी। बच्चों सबसे ऊपर देखो तो वी जहां पर पहली बार आया था ये वाला वी का मतलब क्या हुआ? हो गया। इसका मतलब अगर आपको 8 सॉल्यूशन मिला तो बाकी सॉल्यूशन फिर इस रिलेशन से मिल जाएंगे। Yes, sir. अब इक्वेशन 4 में जो लॉजिक राइट साइड में लगाया वही लेफ्ट में भी लगा सकते हैं आप। Yes, sir. नहीं, इतना भी क्यों करना हो रहा है, ये तो और आसान है। आप ये वैल्यू रख दीजिए सीधे, ये वाली है एक्स डैश माइनस एक्स नॉट या एक्स नॉट माइनस एक्स डैश माइनस वी टी हो जाएगा। ये डायरेक्ट ये ज्यादा सही रहेगा। पुट इन, इतनी मेहनत भी क्यों करनी है? पुट इन एक्स नॉट माइनस एक्स डैश क्या हो जाएगा? माइनस वी टी। अरे भाई यहां से उठा रहा हूं ये, यहाँ एक्स डैश माइनस एक्स नॉट है, वहां ऊपर ये था, तो मैंने इन इक्वेशन 4 वी गेट u टाइम्स माइनस वी टी वी वाई डैश माइनस वाई नॉट। क्या कैंसिल होगा? v दोनों साइड से, तो माइनस यू टी इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई नॉट, तो वाई डैश इक्वल टू वाई नॉट माइनस यू टी। यू क्या है बच्चों? सबसे ऊपर जब रखा था यू में दिखाता हूं आपको, ये यू की जो क्या लिखेंगे? ए अपॉन डी। अगर आप इसे प्लस लोगे तो वो माइनस आ जाएगा, उसे लोगे तो ये आ जाएगा, जहां टी जो है वो इंटीजर है। काफी आसान थ्योरम है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को फिर से प्लीज। अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास एक्स नॉट वाई नॉट है तो बाकी कैसे मिलेंगे ये बताने की कोशिश है, और आसान प्रोसीजर है। मान लो एक्स डैश वाई डैश कोई दूसरा सॉल्यूशन है, तो ठीक है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसा आ गया। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, अब आपको ये रिलेशनशिप मिल गई। डी ए को भी डिवाइड करेगा, ए और बी का जीसीडी है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी। तो ए इक्वल टू डी यू लिख सकते हैं, बी इक्वल टू डी बी, जहां यू और बी रिलेटिवली प्राइम। ए बी की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए, इक्वेशन 4 मिल जाएगी आपको। 4 में राइट हैंड साइड में जाइए, तो भाई वी राइट हैंड साइड को डिवाइड कर सकता है तो वी लेफ्ट को भी करेगा, लेकिन वी यू को तो कर नहीं सकता, तो वी एक्स नॉट माइनस एक्स डैश को करेगा, या उल्टा भी कर सकता है एक्स डैश माइनस एक्स नॉट को। तो हो गया। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बोलिएगा। हेलो, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इस पेज पर। हाँ, बटन क्या है? अ कस्टमर बॉट अ डजन, हिंदी में जिसको हम एक दर्जन कहते हैं, पीसेज ऑफ फ्रूट्स। कौन कौन से फ्रूट्स खरीदे वो भी लिख दे रहा हूँ। विच एप्पल्स एंड ऑरेंजेस फॉर ₹132, 132 में खरीदे। ठीक हो गया। इफ एन एप्पल कॉस्ट ₹3 more than an orange, more than an orange, and more apples and more apples than oranges were purchased, then how many pieces of each time were purchased? क्या आप लोग सोच सकते हैं इसको? सवाल समझते कोई स्टूडेंट समझाना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्वेश्चन को समझने के बाद क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत सरल सवाल पूछा है यार। सर सपोज कोई किसी कस्टमर ने टोटल एप्पल और ऑरेंजेस टोटल 132 रुपीज में खरीदे। ओके, ठीक है। उसके बाद जो एप्पल्स के जो कॉस्ट थी वो ऑरेंजेस से 3 रुपए ज्यादा थी, और हमने ऑरेंजेस से ज्यादा एप्पल खरीदे। तो हमें बताने कि हमने टोटल कितने एप्पल्स खरीदे और कितने ऑरेंजेस खरीदे। बिल्कुल। तो बेटा हम मान लेते हैं कि एप्पल की संख्या x से है, ऑरेंज की संख्या y है। एक बच्चों जैसा सवाल है वैसे तो। पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है ना। टोटल एप्पल्स be x and total oranges be y with x greater than y, ऐसा है ना? यस सर। ठीक। और ये भी मालूम है कि x प्लस वाई मिला के 12 होंगे, 8 दर्जन फल है ना? ठीक है भाई, इतना क्लियर है यस सर। सबको? 8 दर्जन फल खरीदे तो x प्लस वाई 12 ही होगा। अब इनकी कॉस्ट 132 रुपये है, और उसमें भी जो एप्पल की कीमत है वो एक ऑरेंज से 3 रुपये ज्यादा है। तो अगर मैं ऑरेंज की कीमत को जेड मान लूं तो एप्पल की Z+3 हो जाएगी। यस सर। कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इक्वल टू रुपीज जेड।
तो फिर कॉस्ट ऑफ एन एप्पल रुपीज Z+3. So total cost भाई 8 ऑरेंज Z रुपए का है, तो Y ऑरेंज कितने के होंगे? YZ 8 एप्पल Z+3 का है, तो X एप्पल, और ये 132 रुपए का, सर। ठीक है ना? यस सर। तो बच्चों जो ये डबल लीनियर नहीं बन पा रहा है, इन दोनों में हम लोग Z कॉमन ले लें, तो क्या आएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? शुरू के दो टर्म में Z कॉमन ले लो, x+y, और x+y इक्वेशन 1 से कितना है? 12 12Z+3x इक्वल टू 132, बल्कि 3 से आप अभी भी कह सकते हैं 3 और 12 का जीसीडी 3 आएगा, 3 132 को डिवाइड करता ही है, तो सॉल्यूशन होगा। और हम लेकिन इसको और छोटा बनाते हैं, 3 से डिवाइड ही कर लें, x+4z यस सर। 44, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। Since GCD of 1 and 4 equal to 1, which divides 44, so equation 2 has solution. ठीक, तो अब कहाँ से सॉल्यूशन ढूंढोगे? ये सॉल्यूशन ढूंढने का भी तरीका यूक्लिड वाला ही है बच्चों, कि जीसीडी ऑफ 1 and 4 जो है वो 1 है, सिंस 1 and 4 1 है, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं? 4 + -3 × 1 लिख सकते हैं। शॉर्टकट एक सोच रहा हूं मैं, डायरेक्टली निकाल दूं, नहीं तो XY तो आप जानते ही हैं कैसे लिखते हैं। आपके पास ऊपर 44 है, तो यहां 44 कितना होगा? 4 × 44 प्लस माइनस 132 × 1, किसके साथ मल्टीप्लाई करें इसको? X 1 × X + 4 × Z, ठीक है। अरे भाई ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। आप इसे देखिए बच्चों, ये 1 × X है ना, और 4 × Z है, तो यहाँ 1 × -132 + 4 × 44 इक्वल टू 44 है या नहीं? यस सर। सो x0 इक्वल टू -132 एंड दूसरा क्या है, z में है ना इक्वेशन, z0 इक्वल टू 44 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दिया आपने।
यहां तक किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज बोलिएगा, बाकी लोग सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। अदर सॉल्यूशंस विल बी बोलिए प्लीज। इट्स इक्वल टू इट्स नॉट प्लस क्या था यहाँ पर? B upon dt. ठीक बच्चों, ये इक्वेशन सबसे ऊपर लिखी है ax प्लस बी वाई। तो b क्या है आपके पास, ध्यान दीजिए। x नॉट है -132, b कितना है? फोर्टी। थर्ड तो x ये आएगा, t आपके पास कोई आप वैल्यू रखेंगे, और y क्या आएगा? y नॉट So Z होगा ना यहाँ पे? सॉरी z इक्वल टू z नॉट माइनस A upon dt. t। तो z नॉट हमारे पास था बच्चों 44, a कितना है? 1, तो माइनस t। तो आपके पास यहाँ लिख देते हैं z इक्वल टू 44 माइनस t। ठीक, इक्वेशन नंबर 4। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमें एक चीज और भी तो मिली है, सिंस x y से ज्यादा होना चाहिए और x और y मिला के 12 है, तो आपको नहीं लगता कि जो x की वैल्यू है वो 6 से ज्यादा होनी चाहिए? Yes sir. दिस इम्प्लाइज, सभी बच्चों सुनो, अरे x और y मिला के 12 होना है और x y से बड़ा होना है, तो x 6 से ज्यादा होगा तभी हो पाएगा ना ऐसा। ये बाकी लोगों को भी समझ में आ पा रही है बात? यस सर। 6 x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से क्या रखेंगे? -132 प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 12। 132 सभी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 132 इधर जोड़ेंगे 138, इधर 40, इधर 132 में 10 142 144। तो t क्या होगा? 138 का मतलब 4 3 12 3 4 एंड हाफ और लेस देन 36। तो यार t 34.5 से ज्यादा होना चाहिए और t इंटीजर भी होना है और 36 या उससे कम होना चाहिए, तो फिर आपके पास क्या चॉइस बचती है? Equals to 35. 35 और 36, ठीक है ना? अरे Yes sir. सारे लोग, यस सर। तो फिर मैं यहां से शुरू करता हूं ताकि आपको दिखता भी रहे। इसको ऐसे केस फर्स्ट कर लेते हैं, T35 केस फर्स्ट। इफ t equal to 35, then x equal to third equation -132 plus 40 35 35 70 140 8 आ जाएगा। Yes sir. और z 44 माइनस 9. 9, ठीक है ना?
तो y क्या होगा? z आपने डिस्टो माना है। x अगर 8 होगा तो y कितना हो जाएगा? x प्लस वाई 12 था, y 4 होगा, तो z कितना आ जाएगा? x और y तो निकालना था, यस सर। z की जरूरत ही नहीं है, चलिए उसी से निकल जा रहा है। तो फिर आपके पास इसका मतलब है एप्पल कितने? 8 और ऑरेंजेस 4, ठीक है ना? ऑरेंज कितने का मिल रहा है? अरे ऑरेंज कितने का है? ₹8 का बोला था आपने, ₹9 का, तो सर ये 9 रुपीज का। तो ये कितने का होगा? 9 + 3। ₹12 का। अब देख लो बच्चों, 12 8 जा गजब, टोटल कितना हो जाएगा ये? सही आ रहा है? अरे बाकियों के पास भी तो होगी, मतलब समझ यार, औरों को नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ, तो आ रहा है तो बता भी दिया करो भाई। आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? आना ही पर्याप्त नहीं है, बताना भी तो हुआ। और अगर T36 लेते हैं आप, तो एड्स बोलिए थर्ड इक्वेशन से -132 + 4 × T 12। कितना आ रहा है? 12। यस Yes, सर। sir. लो एड से 12 हो जाएगा तो y तो 0 हो जाएगा, 8 भी संतरा नहीं। और z 8. 44 - 36 8, तो ये तो संतरे की कीमत थी, तो ऑरेंज एप्पल की कीमत क्या हो जाएगी? 11, और 12 × 11 132 ही आ रहा होगा ना? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली अब ये उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है जो जिसमें ऑरेंज खरीदे ही नहीं गए, केवल एप्पल ही एप्पल खरीदे, 132 हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन तरीका समझ में आया या नहीं? आपने देखा कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के 8 से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका है। हमें पहले तो छोटी क्लासेज में करते थे ऐसा काम, सिंपल इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन बन गई, फिर 8 सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन भी जो मिलता है वो जीसीडी के लिए एक्स और वाई ढूंढ के मिलता है। तो जीसीडी के लिए एक्स और वाई ढूंढने वाला काम आपको याद होगा, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का रिवर्स प्रोसेस, याद आ रहा है? ये भी तुक्केबाजी नहीं है, अभी तो 1 था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अरे भाई, जब दो नंबरों का जीसीडी कुछ लिखते हो तो फिर जीसीडी बराबर इनके साथ एक्स और वाई ढूंढते हो, नहीं याद है? यस सर। उस प्रोसेस से आपको पहला एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, और जो बाकी सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन से मिलते हैं। फिर आपको कुछ ना कुछ टी के लिए कुछ कंडीशन मिलेगी, जैसे यहाँ पर टी के लिए ये कंडीशन थी, तो आपको ये पता लग गया टी क्या क्या हो सकता है, तो टी जो जो हो सकता है वो रटते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो इस सवाल में 2 पॉसिबिलिटीज हुई। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। कोई डाउट नहीं? नो सर। चलिए ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करेंगे। अभी आपकी मेहनत है कि आप लोग क्वेश्चन करें, थोड़ा सा बटन से 1-2 सवाल उठाएं और ट्राई करें। कल मैं कुछ और चीज़ें पे आगे ध्यान दूंगा, अभी इसको इतना ही करते हैं। 12:15 बजे से फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं। प्लीज़ कोशिश करिएगा कि हम लोग टाइम पर करें।